नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अन्नू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास को पढ़ने वाले हैं, जो है मैला आंचल, जिस पर यूजीसी में बहुत प्रश्न बनते हैं। कुछ रचनाएँ हैं जिस पर बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे गोदान है, मैला आंचल है। गोदान तो हमारे YouTube चैनल पर पढ़ाया गया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। तो आज हम मैला आंचल को पढ़ेंगे। इसके साथ ही शीर्षक की सार्थकता भी देखेंगे कि मैला आंचल क्यों रचनाकार या कहूँ फणीश्वरनाथ रेणु ने रखा है, ठीक। और क्या है, यह आंचलिक उपन्यासकार है, आंचलिक उपन्यास है, ठीक। फणीश्वरनाथ रेणु विशेष रूप से आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ही प्रसिद्धि इनकी है। अब मैला आंचल क्या मतलब होता है? सबसे पहले आंचल क्या होता है? आंचल जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जिसको साड़ी या ओढ़नी कह देते हैं, ठीक, या फिर दुपट्टा, इसको कह सकते हैं आंचल। लेकिन ये ध्यान रखिए, फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचल शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया है, ठीक। वह साड़ी या ओढ़नी के संदर्भ में आंचल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किस अर्थ में करते हैं, यह ध्यान रखेंगे। उनके अनुसार आंचल क्या है? आंचल या फिर मैं कहूँ अंचल, अंचल विशेष, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वह ध्यान रखेंगे। अंचल आखिर क्या होता है? अंचल होता है किसी बड़े क्षेत्र का वह हिस्सा जो अपनी पृथक विशेषता रखता है। क्या रखता है? अंचल अपनी पृथक विशेषता रखता है, ठीक, विशेषता रखता है। वह क्या है? अंचल। अपनी पृथक विशेषता से क्या तात्पर्य है? यहाँ पृथक विशेषता से तात्पर्य है कि उसकी अपनी संस्कृति है, ठीक। जैसे कि हम मैला आंचल पढ़ेंगे तो ये पूर्णिया गांव पर केंद्रित है, ठीक, जो कि बिहार का एक बहुत ही पिछड़ा गांव है। पढ़ेंगे हम आगे, किंतु मैं ये पृथक क्या होता है तो ये हम जब पढ़ेंगे तो पूर्णिया गांव विशेष रूप से मिथिलांचल, वहाँ पर प्रसिद्धि उसकी है, तो वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार हम देखेंगे वहाँ लोकल भाषा का भी प्रयोग है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आंचल को देख लेते हैं। आंचल क्या है? किसी बड़े क्षेत्र का वह हिस्सा जो अपनी पृथक विशेषता रखता है, ठीक, किसी प्रदेश या स्थान आदि का एक भाग, ठीक। इसके साथ ही इसे हम क्या कह सकते हैं? इसके साथ ही हम इसके लिए जनपद, प्रांत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी अर्थ में फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है, ना कि साड़ी, दुपट्टा, पल्लू आदि के अर्थ में, ठीक। अब वह क्षेत्र या वह पृथक क्षेत्र जो कि मैला है, मैला से क्या तात्पर्य है? जो कि पिछड़ा है, ठीक। जो कि मैंने बताया, जो कि मेरीगंज, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार पिछड़ा है, ठीक। तो क्या हुआ? एक ऐसा क्षेत्र जो कि पिछड़ा हुआ है। ये हुई इसका शीर्षक, इसके शीर्षक की सार्थकता, ठीक। और अब जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, यह जो उपन्यास है इसे हम किस प्रकार का उपन्यास मानते हैं, तो ध्यान रख लेंगे कि यह आंचलिक उपन्यास है, ठीक, आंचलिक, ध्यान रख लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आंचलिक से क्या तात्पर्य है? किसी हिस्से से पृथक विशेषता रखता है, ठीक, उसकी अपनी संस्कृति है, ठीक। अब ये देखते हैं कि आंचलिक उपन्यास के संदर्भ में भी ना बहुत मतभेद है, ठीक। कई विद्वान पहला आंचलिक उपन्यास किसे मानते हैं? कई विद्वान जो है शिवपूजन सहाय की रचना आपने पढ़ा होगा। शिवपूजन सहाय की रचना है देहाती दुनिया। उसे बहुत से आलोचक क्या मानते हैं? प्रथम आंचलिक उपन्यास, ठीक। किसे मानते हैं? देहाती दुनिया को। बहुत से विद्वान किसको मानते हैं? शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया को क्या मानते हैं? प्रथम आंचलिक उपन्यास, ठीक।
किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? यह ध्यान रख लीजिएगा कि आंचलिक उपन्यास जो लेखन की परंपरा का आरंभ किससे मानते हैं। अगर ये पूछ लिया जाता है कि आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा का आरंभ वह किससे मानते हैं, तो वह हम मानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु से। उपन्यास लेखन की परंपरा का आरंभ वह किससे मानते हैं, तो वह हम मानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु से। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पॉइंट। अगर पहला आंचलिक उपन्यास पूछा जाए तो वह कौन है? देहाती दुनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1926। ठीक, मैला आंचल हम आगे पढ़ेंगे जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। ठीक, जबकि देहाती दुनिया 1926। और पहला अगर आंचलिक उपन्यास पूछा जाता है और शिवपूजन सहाय और फणीश्वरनाथ रेणु दोनों ऑप्शन में है तो आप शिवपूजन सहाय को ही टिक लगाइएगा। बहुत से पेपर में शिवपूजन सहाय को टिक किया गया है, सही माना गया है, किंतु फिर भी आप यह नहीं कह सकते कि शिवपूजन सहाय को आयोग मान लेगा। ठीक, ये आयोग के ऊपर है कि वो शिवपूजन सहाय को मानेगा या फणीश्वरनाथ रेणु को मानेगा। ठीक, लेकिन दोनों ऑप्शन होता है तो शिवपूजन सहाय को ही टिक करके आइएगा। और ये पूछता है कि उपन्यास लेखन की परंपरा का आरंभ किससे मानते हैं, तो परंपरा का आरंभ किससे मानेंगे? फणीश्वरनाथ रेणु से। इसमें कोई दो राय या मतभेद नहीं है। ठीक, जैसे कि मैंने बताया मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में। उनका व्यक्तिगत थोड़ा परिचय जान लेते हैं जो कि पूछा जाता है। ठीक, किसके संबंध में? फणीश्वरनाथ रेणु। आज जो भी इस YouTube चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हम सभी चीज़ें बहुत बारीक तरीके से पढ़ते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ते हैं और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक, फणीश्वरनाथ रेणु जो कि अपना गुरु किसे मानते हैं, यह ध्यान रखेंगे। अपना साहित्यिक गुरु, यह ध्यान रखेंगे। साहित्यिक गुरु की बात की जाए, पूछा गया है प्रश्न, साहित्यिक गुरु किसे मानते हैं? साहित्यिक गुरु यह मानते हैं सतीनाथ भादुड़ी। ठीक, सतीनाथ भादुड़ी को यह फणीश्वरनाथ रेणु ने क्या माना है? अपना साहित्यिक गुरु माना है। ठीक, अभी सतीनाथ भादुड़ी थे कौन, यह भी जान लीजिए। सतीनाथ भादुड़ी जो थे वो बंगला उपन्यासकार थे। ठीक, किस भाषा के थे? बंगला भाषा के थे। और क्या थे अगर यह भी पूछ लिया जाता है तो ये उपन्यासकार। ठीक, साहित्यिक गुरु मानते हैं किसे? सतीनाथ भादुड़ी। और फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के आरंभकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, और यह ध्यान रखना है एक और पॉइंट कि हिंदी में उपन्यास के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जो आंचलिक उपन्यास हम कह रहे हैं। ठीक, तो यह ध्यान रख लीजिए कि आंचलिक जो शब्द है, आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? प्रथम प्रयोग किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने किया है? फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है। और किस उपन्यास में किया है? तो जिस उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल, उसी उपन्यास में उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? आंचलिक, जिसे हम आज आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग फणीश्वरनाथ रेणु ने किया और अपने किस उपन्यास में किया? तो मैला आंचल उपन्यास में किया। ठीक, और जब हम मैला आंचल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मैला आंचल उपन्यास जो है वह पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा को केंद्र में रखा गया है। पूर्णिया जिला है कहाँ? बिहार का। ठीक, अब बिहार के पूर्णिया जिले का कौन सा गांव केंद्र में है? तो यह गांव है मेरीगंज। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि यह मेरीगंज आखिर यह नाम कैसे पड़ा, किसने रखा। ठीक,
किंतु अभी यह जान लीजिए कि जो मैला आंचल उपन्यास है वह बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर केंद्रित उपन्यास है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जानने योग्य बात है, पूछा गया है कि मैला आंचल का कथा काल क्या है, कब से कब तक की घटना इसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो मैला आंचल का कथा काल कह सकती हूँ, कथा काल कब से कब तक है, 1946 से लेकर 1948, 2 साल की कथा इसमें इन्होंने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा, पूछा गया है प्रश्न। किंतु जब हम उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें 1942 का भी जिक्र है, तो यहाँ से बहुत से स्टूडेंट समझ सकते हैं कि 1942 से कथा का आरंभ होता है, किंतु ऐसा नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। 1942 का भी जिक्र है, उस समय कि भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र है, किंतु प्रमुख जो उपन्यास है कब से कब तक है, 1946 से 1948 तक। ठीक। और मैला आंचल उपन्यास आज़ाद भारत के ग्रामीण अंचल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो मैला आंचल उपन्यास है गांव की जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति है उसका यथार्थ चित्रण हमें प्रस्तुत होता है। किस उपन्यास में? मैला आंचल उपन्यास में। जो भी चीज़ें बता रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक, एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट है। ठीक। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ जानने योग्य है वह है इनकी फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक, कौन कौन सी रचनाएं हैं और उसका प्रकाशन कब कब है देख लेते हैं। इनकी अन्य उपन्यास के संदर्भ में बात करते हैं। इनका बहुत प्रमुख उपन्यास है परती परिकथा। ठीक, किस नाम से है? परती परिकथा। ठीक, परती परिकथा, जिसका कि प्रकाशन वर्ष कब है? 1957। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेंगे। ठीक, परती परिकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957। पूछा गया है प्रश्न। ठीक, और जिस प्रकार यूजीसी नेट का पैटर्न बदलता जा रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछ ले, जिसका हमें सारी चीज़ें पढ़ना होगा। ठीक, परती परिकथा। दूसरा है जुलूस। जुलूस, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965। और यह भी ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में जो भी उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, निबंधकार लगे हैं, उनकी रचनाओं को उनकी जो रचना लगी है उसको तो क्रम से रखना ही है ध्यान। इसके अलावा उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है उसे भी आप लोगों को क्रम से ध्यान रखना है। ठीक, उनकी रचनाओं को क्या करता है? क्रम से लगाने के लिए देता है, पूछता है। ठीक, प्रकाशन वर्ष के साथ ध्यान रखना है। ठीक, और जुलूस उपन्यास में है क्या, उसकी विषय वस्तु भी जान लीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों का दारुण कथा इसमें वर्णित है। पूर्वी पाकिस्तान अभी क्या है? वो वर्तमान बांग्लादेश। ठीक, वहाँ से विस्थापित होकर जो बिहार के पूर्णिया जिले में आए हैं हिंदू शरणार्थी, उनकी दारुण कथा किसमें वर्णित है? जुलूस उपन्यास में। ठीक, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा उनकी एक प्रमुख रचना आती है कितने चौराहे। किस नाम से? कितने चौराहे। बार बार कह रही हूँ, प्रकाशन वर्ष को ध्यान रखना है। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष तो ध्यान रखना ही है, बाकी जो भी उपन्यास मैं बता रही हूँ उसको भी ध्यान रखना है। ठीक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966। ठीक, अब कितने चौराहे उपन्यास का विषय वस्तु क्या है? तो कितने चौराहे उपन्यास आज़ादी के लिए संघर्ष करने
और अपना बलिदान देने वाले युवक को केंद्र में रखकर ये उपन्यास लिखा गया है। कितने चौराहे, क्या रखा गया है? आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान किया, उन युवकों को केंद्र में रख कर लिखा गया है कितने चौराहे उपन्यास। ठीक। और उपन्यास में इन युवकों में देश प्रेम, सेवा भाव, त्याग, आदर्श स्थापित करने का, देश प्रेम, त्याग, सेवा भाव जैसे आदर्श स्थापित करने का कार्य किया गया है। ठीक। किस उपन्यास के माध्यम से? तो कितने चौराहे उपन्यास के माध्यम से। अब है एक और इनकी प्रमुख रचना आती है, वो है पलटू बाबू रोड, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979। अब पलटू बाबू रोड में क्या है? पलटू बाबू रोड रेणु की मृत्यु के पश्चात प्रकाशन में आया था। यह ध्यान रखेंगे कि कौन सा उपन्यास उनके मृत्यु के बाद प्रकाशन में आया है, तो वह है पलटू बाबू रोड उपन्यास। ठीक। और इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे एवं बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी कही गई है। ठीक। इसमें क्या है? पलटू बाबू रोड कहाँ, उपन्यास का विषय क्या है? तो बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। किसमें? पलटू बाबू रोड उपन्यास में। ठीक। और एक अंतिम रचना है, अंतिम उपन्यास कहूँगी, राम रतन राय, जो कि यह क्या है? इनका अपूर्ण उपन्यास है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक। राम रतन क्या है? इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक हो गया। और इस एक और रचना छूट रही है, वह है दीर्घतपा नाम से। यहाँ लिखती हूँ, किस नाम से? दीर्घतपा। दीर्घतपा जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? दीर्घतपा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1963। दीर्घतपा का अब विषय वस्तु क्या है? दीर्घतपा उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले के वर्किंग विमेन हॉस्टल है। ठीक। उपन्यास में छात्रावास के भीतर के भ्रष्टाचार, स्त्रियों के दैहिक शोषण की कथा कही गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसमें स्त्रियों की दैहिक शोषण, छात्रावास के भीतर का भ्रष्टाचार चित्रित है, तो वह किस उपन्यास में है? दीर्घतपा उपन्यास में चित्रित है। ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी, और हो सकता है अगर पूछ लिया जाए कि विषय वस्तु क्या है, तो वह मैंने बता दिया। और अज्ञे, जो कि एक प्रमुख लेखक, रचनाकार, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, अज्ञे जो है रेणु के उपन्यास को क्या कहते हैं? उनके उपन्यासों को एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगते हुए उन्होंने देखी है उनके उपन्यासों में। किसने? अज्ञे ने। किनके उपन्यासों में? रेणु के उपन्यासों में क्या देखा है? एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। ध्यान रख लीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि किसने एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगते देखी है, तो वह कौन है? अज्ञे हैं। और किनके उपन्यास में देखी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास में देखी है। ये हुआ मैला आंचल और फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में और उनकी रचनाओं के संबंध में कुछ बातें। अब चलते हैं हम अपने प्रमुख रचना पर। ठीक। यह फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। ध्यान रख लेंगे। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, इसमें मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बनकर इसमें आ गया है। अगर यह पूछा जाए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य है कि अगर यह पूछा जाता है कि मैला आंचल उपन्यास का नायक कौन है, तो इसमें ध्यान रखेंगे नायक कौन है? अंचल ही नायक है। इसमें कोई पात्र नायक के तौर पर नहीं आ रहा है, बल्कि ये जो समग्र अंचल है वही नायक के तौर पर आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य है। ठीक।
इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस उपन्यास का उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुल मिल गया है। ठीक, ऊपर से ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर से आदर्श, ऊपर से जो चीज़ें चिपकाई हुई नहीं दिखती हैं। ठीक, इस रचना का उद्देश्य क्या है, हम जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उद्देश्य जो है वो घुला मिला है। ठीक, ऐसा नहीं लगेगा कि हम ऊपर से कुछ बैठाया हुआ है, ऊपर से कुछ आदर्श इसमें स्थापित है। ठीक, इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। क्या क्या? जातिवाद, अवसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, इसमें दिखाया गया है। मैला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954, इसे हम पहले ही जान चुके हैं, से आंचलिक उपन्यास परंपरा का आरंभ माना जाता है। यह हम बात कर चुके हैं। ठीक, और जब हम मैला आंचल पढ़ेंगे तो आरंभ में, उपन्यास के आरंभ में मिलिट्री आती है गांव में। ठीक, और क्या करने आ रही है मिलिट्री? गांव में एक मलेरिया सेंटर बनाना है। ठीक, क्या बनाना है? मलेरिया सेंटर। ठीक, उसके लिए मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्रफल कितना है? 1 एकड़ 10 डेसिमल। ध्यान रख लीजिएगा, अगर ये आंकड़ा पूछ ले तो मलेरिया सेंटर जो कि बनाया जा रहा है, उसकी ज़मीन कितनी लग रही है? 1 एकड़ 10 डेसिमल। ठीक, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है मेरीगंज। इसमें मेरीगंज नाम कैसे आया? तो इसमें एक पात्र आता है मार्टिन। ठीक, वह जब अपनी पत्नी मेरी को लेकर इस गांव में आता है। ठीक, तो उसकी पत्नी जो है जड़ैया बुखार से मर जाती है। जड़ैया यानी मलेरिया से मर जाती है। ठीक, तो वह यह ठान लेता है कि हाँ, मैं इस गांव में मलेरिया सेंटर बनाकर रहूँगा। ठीक, और ये मेरी कौन थी? मार्टिन की पत्नी। उसी के नाम पर यह मेरी नाम पड़ा था, गांव का मेरीगंज। ठीक, इसके आगे ये गांव का नाम था तड़बन्ना, किंतु बाद में इसका क्या नाम हो जाता है? मार्टिन क्या नाम कर देता है? मेरीगंज। भौगोलिक स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है इस गांव की? किस प्रकार पहुंच सकते हैं? रौताहाट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके। किस प्रकार? रौताहाट स्टेशन से 7 कोस, और किस नदी को पार करना पड़ता है? यह भी ध्यान रखेंगे, कोसी नदी को पार करना पड़ता है। ठीक, गांव का नाम अंग्रेजी अफसर W.G. मार्टिन ने अपनी दुल्हन मेरी के नाम पर रखा। जैसे कि मैंने बताया कि ये गांव का नाम किसके नाम पर पड़ता है? मार्टिन की पत्नी मेरी के नाम पर पड़ता है। ठीक, मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की जमीन पर बना था। किसकी जमीन पर? मिस्टर मार्टिन की जमीन पर यह मलेरिया सेंटर बना था। नवाबी तड़बन्ना, कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इसे ही नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। जब मार्टिन इस गांव में नहीं आया था तब इस प्रदेश को क्या कहते थे? नवाबी तड़बन्ना। अब ये नवाबी तड़बन्ना कहते क्यों थे? यह भी लेखक बता रहे हैं कि कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक क्या थे? ताड़ और खजूर के पेड़ थे। ठीक, पेड़ों से भरा हुआ था, और ये जंगल था ताड़ खजूर के पेड़ों से भरा हुआ। इसी कारण इसको क्या कहते थे? नवाबी तड़बन्ना कहते थे। ठीक, गांव के मुख्य पैदावार यहाँ पे उन्होंने लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु ने, कि क्या क्या है? धान, पाट और खेसारी, ये गांव की मुख्य पैदावार है। ध्यान रख लीजिएगा, जिस प्रकार यूजीसी पैटर्न चेंज करता जा रहा है, बारीक बारीक चीज़ों पर उसकी नज़र होती है,
तो गांव की प्रमुख पैदावार क्या है? तो धान, पाट और खेसारी। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से भिन्न भिन्न टोलियां हैं। ठीक, और सबकी अलग अलग टोलियां हैं। ठीक, और 12 वर्ण के लोग का एक बड़ा गांव है। कितने यहाँ पर लोग कितने रहते हैं? 12 वर्ण के लोग यहाँ पर रहते हैं। कहाँ? मेरीगंज में। ठीक, और जातिगत आधार पर विभिन्न टोलियां हैं यहाँ पर। किसके आधार पर? जातिगत। गांव की संरचना कैसी है? जातिगत आधार पर विभाजित है। ठीक, और इसके हम आगे पढ़ेंगे प्रमुख टोली कौन सी है? कायस्थ है, राजपूत है, यादव टोली है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सी टोलियां हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आगे। गांव के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ रहती है। अब यह ध्यान रखेंगे, जितने भी टोलियां हैं उसमें भी, टोलियों में भी उसकी बटी हुई हैं। जैसे कि मान लेते हैं कायस्थ टोली है, कायस्थ टोली में भी भिन्न भिन्न टोलियां हैं। ठीक, और सब क्या करते हैं? एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। कौन कौन सी टोलियां हैं आगे पढ़ेंगे। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं। अब ये यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि कौन कौन सी टोलियां हैं। कायस्थ टोली है। ठीक, इसके अलावा राजपूत टोली है। ठीक, और इसके अलावा यादव टोली है। ठीक, और इसके अलावा भी बहुत सी पलिया टोली, तंत्रिमा टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत टोली, कुर्मी छत्री टोली, धनुकधारी टोली, कुशवाहा टोली, रैदास टोली, इस तरह से भिन्न भिन्न टोलियां बटी हुई हैं। ठीक, और जितनी जातियां हैं उतने टोले हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और हर जाति क्या कर रही है? अपना एक पृथक टोला बनाती है। ठीक, राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को क्या कहते हैं? 3 टोलियां हैं, मैंने बताया। कितनी टोलियां हैं? 3, कायस्थ, राजपूत और यादव। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को क्या कहते हैं? कैथ टोली कहते हैं। ठीक, गांव की अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते हैं। अन्य जाति के लोग क्या कहते हैं? इसको मालिक टोला कहते हैं। ठीक, और राजपूत लोग इसको क्या कहते हैं? कैथ टोली। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। अब कायस्थ लोग इसको क्या कहते हैं? कायस्थ राजपूत को सिपहिया कहते हैं और राजपूत कायस्थ को कैथ टोली कहते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं हम कि जाति के आधार पर विभाजित हैं टोले, है ना। और जब हम देखेंगे कि जो जातियों के आधार पर विभाजित है तो जातियों में परस्पर वैमनस्य देखेंगे, हम ईर्ष्या देखेंगे, द्वेष देखेंगे इस उपन्यास में। ठीक, और हर जाति, जैसे कि मैंने बताया कि हर जाति को श्रेष्ठ और अन्य जातियों को हीन दिखाने की प्रवृत्ति है। हर जाति क्या है यहाँ पर? हर जाति जो है अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाह रही है और अन्य भिन्न जो जातियाँ हैं उसको क्या करना चाह रही है? नीचे दिखाना चाह रही है। ठीक, मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। अब मठ है, ठीक, जिसके सेवादास मठाधीश है एक तरह से मैं कहूँ, और उन्होंने एक दासीन को रखा हुआ है, लक्ष्मी दासीन, ठीक, जिसका वो शोषण करते हैं। इसके आगे भी देखेंगे कि सेवादास की जब मृत्यु होती तो रामदास आता है, वह भी लक्ष्मी दासीन का शोषण करने की कोशिश करता है। ठीक, आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और यह ध्यान रखेंगे कि मठ में किसका वाचन होता था? सुबह बीजक। ठीक, बीजक किसकी रचना है? कबीर की। बीजक शब्द का वाचन होता था। चंदनपट्टी नामक गांव में हुई सभा में बालदेव, अब ये ध्यान रखेंगे कि ये बालदेव जो है ये मेरीगंज का नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि बालदेव कहाँ का है? चंदनपट्टी का है। वो कहाँ का नहीं है? वो मेरीगंज से नहीं है। मेरीगंज वो कहाँ आया है? मेरीगंज में अभी तो है, किंतु रहता कहाँ है? पहले कहाँ रहता था? चंदनपट्टी में रहता था। ठीक, और अब बालदेव जो है इस उपन्यास में पढ़ेंगे तो वो मौसी के घर आया है बालदेव अपने। ठीक,
और चंदन पट्टी की तरह मेरीगंज को बनाना चाहता है। चंदन पट्टी की तरह क्यों बनाना चाहता है? तो चंदन पट्टी बहुत साफ सुथरी हो चुकी है, साफ सुथरा स्थान हो चुका है। ठीक, अभी जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि इंदौर भारत में सबसे पहले स्थान पर आता है साफ सुथरे जगहों में। तो उसी प्रकार बालदेव का उद्देश्य क्या था कि वो चाहता था कि मेरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बना दिया जाए। क्यों? उसकी तरह साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। बावनदास एवं चुन्नी गोसाई तीन ने सुराजी में नाम लिखवाए थे। बालदेव बावनदास जो कि यह ध्यान रखेंगे कि मैला आंचल उपन्यास में गांधीवाद का समर्थक कौन है, तो वह बावनदास है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और इन्होंने कहाँ नाम लिखवाया था? चुन्नी गोसाई ये सभी ने सुराजी में नाम लिखवाया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गांधीवाद का समर्थक कौन है। हम देखेंगे बाद में कि बावनदास की भी अंत में चलकर मृत्यु हो जाती है। वो ठीक, वो दुलार चंद्र कापरा की जो अवैध कारोबार करता था उसको रोकना चाहता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। सुराजी पद से आश्रय स्वराज चाहने वाले कांग्रेस के सदस्यों से है। सुराजी से क्या तात्पर्य है? सुराजी पद से आशय क्या है? स्वराज चाहने वाले कांग्रेस के सदस्यों से है। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। कौन? ज्योतिकी जी। ज्योतिकी जी का एक नाम आता है, ठीक, जो किसका उल्लेख करता है? तुलसी की चौपाई का। और वो क्या है? नदी चली भरी उतराई, जस थोरे धन खल बौराई। ठीक, ये ज्योतिकी तुलसी की पंक्ति का उल्लेख करता है, चौपाई की। उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रख लीजिएगा कि यह जो उपन्यास है कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में विभाजित है। ठीक, और 2 खंडों में विभाजित है और उसमें कितने खंड में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं यह भी देख लेते हैं। 2 खंड में जैसा कि मैंने बताया, 1 मिनट थोड़ा, हाँ कुछ समस्या आ रही थी। चलिए, मैला आंचल, जैसा कि मैला आंचल कितने खंडों में? 2 खंडों में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। 2 खंडों में विभाजित है। ठीक, और पहला जो खंड है उसमें 44 और दूसरा में 23। ठीक, कुल कितने हो रहे हैं? 4 3 7 4 2 6। ऐसे यह ध्यान रखिए कितने खंडों में विभाजित है और कितनी उसमें परिच्छेद है। ठीक, तो पहला क्या है? पहले में 44 परिच्छेद, दूसरे में 23 परिच्छेद। ठीक, और इसके अलावा यह भी एक ध्यान रख लीजिए कि मैला आंचल में कुल कितने पात्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कुल पात्रों की संख्या कितनी है? कुल पात्र है 256 पात्र हैं। ठीक, कुल कितने पात्र हैं? 256। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, पूछा गया है प्रश्न कि कुल कितने पात्र हैं, और मैं बता चुकी हूँ कि इस उपन्यास का नायक कौन है? अंचल ही नायक है। ठीक, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड को 44 परिच्छेद में और दूसरे खंड को 23 परिच्छेद में बांटा गया है। नीचे महत्वपूर्ण परिच्छेद की चर्चा की गई है। 44 और 23 का आंकड़ा जो है ध्यान रख लेंगे। ठीक, कितने परिच्छेदों में बांटा गया है। पहले खंड में परिच्छेद 11 में सुरंगा सदाब्रिज की कथा का जिक्र है। किसमें? सुरंगा सदाब्रिज की कथा का जिक्र है परिच्छेद 11 में। खंड 1 के परिच्छेद 15 में लोरिक या कुंवर विजयभान एवं विपदा नृत्य का जिक्र है। यह ध्यान रख लीजिए कि
विद्यापत नृत्य का जिक्र किस में है? तो खंड 1 के परिच्छेद 15 में। ठीक, लोरिक या कुंवर विजयभान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र किया गया है। विद्यापत नृत्य यानी विद्यापति का नृत्य। ठीक, विद्यापति नृत्य के बीच में विद्यापति का गीत अरे अरे अपजस होइत जगत भारी हो गाया जाता है। ये जो पंक्ति है, अरे अपजस होइत जगत भारी हो, ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। मूल रूप से किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। ठीक, उसके विद्यापति के गीत हैं। और किस भाषा में है? मैथिली भाषा में, ध्यान रखेंगे। परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। किसमें? परिच्छेद 24 में। किसकी? भवभूति। ठीक, उत्तर रामचरितमानस जिनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, करुणा प्रधान ये इनकी रचना है। तो उसकी एक पात्र है माधव मालती, उसका जिक्र आया है। ठीक, परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र है। यह ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक, कि किस परिच्छेद में क्या आया है। तो परिच्छेद 27 में आया है किसकी कविता? पंत की एक कविता, भारत माता का जिक्र। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा सा मैला आंचल। यह ध्यान रखेंगे कि यह जो पंक्ति आ जाए अगर, तो ये ध्यान रखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की पंक्ति नहीं है। ठीक, किसकी पंक्ति है? ये पंत जी की पंक्ति है। और उनकी किस कविता से ली गई है? तो भारत माता कविता से ली गई है। ठीक, किंतु इसका प्रयोग हुआ कहाँ है? कि उसका प्रयोग किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र है। उनकी किस कविता का जिक्र है? अब ये ध्यान रखेंगे, दुनिया फूस बटोर चुकी है मैं दो चिंगारी दे दूं। यह किसकी कविता का जिक्र है? यह भी ध्यान रखेंगे कि यह फणीश्वरनाथ रेणु की स्वयं रचित कविता नहीं है, बल्कि किसकी कविता है? हंस कुमार तिवारी की कविता है। ठीक, और इसका कहाँ जिक्र है? परिच्छेद 36 में जिक्र आया है। क्या? दुनिया फूस बटोर चुकी है मैं दो चिंगारी दे दूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाटिन खेल खेला जाता है। किस परिच्छेद में? 37। और किसे रिझाने के लिए? वर्षा के देवता इंद्र को रिझाने के लिए जाटिन खेल खेला जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह खेल पुरुष नहीं देख सकते हैं। और यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जो महिलाएं खेल खेलती हैं जाटिन, उस खेल को पुरुष नहीं देख सकते हैं। और किसे रिझाने के लिए खेलती हैं? भगवान इंद्र को, जो वर्षा के देवता माने जाते हैं। परिच्छेद 39 में संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इस संघर्ष में तहसीलदार हरगौरी सिंह मारा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें तहसीलदार कौन होता है। आरंभ में जब हम पढ़ेंगे तो तहसीलदार विश्वनाथ होते हैं। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तहसीलदार विश्वनाथ होते हैं आरंभ में, किंतु नए तहसीलदार कौन बनते हैं? नए तहसीलदार बनते हैं हरगौरी सिंह। और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि संथालों के विद्रोह का जिक्र आया है। ठीक, संथालों के विद्रोह का जिक्र किस उपन्यास में आया है? संथालों के विद्रोह का जिक्र आया है मैला आंचल उपन्यास में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या बन गया? किसमें? और यह ध्यान रखेंगे कि किस परिच्छेद में आया है? 39। ठीक, और ये अब संथाल किससे लड़ते किससे हैं? तो यह भी ध्यान रखेंगे। वो अब संथाल है, उतने आधुनिक चीज़ें से तो लड़ नहीं सकते हैं, तो वह क्या चीज़ से लड़ते हैं? तीर और भाला गुलेल आदि से लड़ते हैं। ठीक, और हम देखेंगे कि बहुत संथाल मारे जाते हैं। आगे चल के इसको दामुल हौज हो जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है यूजीसी नेट में कि दामुल हौज क्या होता है? तो आजीवन कारावास होता है। ठीक, किसे होता है आजीवन कारावास? संथालों को। ठीक, राजबली महतो हारमोनियम बजाता है। अब ये हारमोनियम कौन बजाता है? राजबली महतो बजाता है। स्वराज मिलने के उत्सव में निम्न
में कार्यक्रम तय होता है। बालवाही, विदेशिया, कमला एवं महामादिया की नौटंकी कंपनी, ये नृत्य होता है कब? स्वराज मिलने की उत्सव पर, खुशी में। धमदाहा शंकरपुर का विदापद, बांसगढ़ा की बालवाही, औराही हिंगना की भटियाली, भकौत, ये सभी नृत्य आदि करते हैं, ठीक, वहाँ स्वराज मिलने की खुशी में। दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में, दूसरा खंड में बहुत ही ध्यान रख लीजिएगा, हम बात कर चुके हैं कि किसने कितने परिच्छेदों में कितने खंडों में बटा है। तो यह जो है 2 खंडों में बटा है, ठीक, हम पढ़ चुके हैं। और 2 खंडों में बटा है, तो पहले खंड में कितना है? पहले खंड में कितने परिच्छेद? 44, और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद, ठीक। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरे खंड में परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है, ठीक, उनकी जो हत्या कर दी गई थी उसका जिक्र कहाँ आता है? दूसरे खंड में आता है और परिच्छेद 18 में आता है, ठीक। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। अब ये जो नागर नदी, यहीं फेंकने की बात होती है मारकर बावन दास को, ठीक। ये नागर नदी जो क्या करता है? भारत और पाकिस्तान, अब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब वर्तमान क्या है? बांग्लादेश के बीच क्या करता है? सीमा रेखा खींचने का कार्य करता है कौन? नागर नदी। और इसका जिक्र किसने है? परिच्छेद 20 दूसरे खंड के। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार नीलोत्पल नीलू रखती है। ये ध्यान रखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार कमली और डॉक्टर प्रशांत में प्रेम प्रसंग होता है और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रखता कौन है? ध्यान रख लीजिएगा, यह भी ममता नाम रखती है। क्या नाम रखती है? कुमार नीलोत्पल, पूछा गया है नीलू। अब यह ध्यान रख लेते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर प्रशांत। उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन है? उपन्यास का केंद्रीय पात्र, तो उपन्यास के केंद्रीय पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल माता पिता अज्ञात हैं और इनके जो माता पिता हैं उनका कोई अता पता नहीं था, ठीक। उपाध्याय परिवार को एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। कौन? डॉक्टर प्रशांत। किसको मिला था? उपाध्याय परिवार को मिला था, ध्यान रख लेंगे, ठीक। किसमें? हांडी में तैरते हुए, किस नदी में? कोसी नदी के में, ठीक। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टराइन ने इसका पालन पोषण किया था। किसने इसका पालन पोषण किया था? स्नेहमयी नाम की एक बंगाली डॉक्टरनी ने, ध्यान रख लेंगे, उसका नाम क्या था? स्नेहमयी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है। ये बहुत ही टैलेंटेड होता है डॉक्टर प्रशांत, ठीक। बीएचयू से पढ़ाई करता है, ठीक। आईएससी करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर पूर्णिया के पूर्वी अंचल में मलेरिया एवं काला आजार पर शोध करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। आजकल के युवा क्या चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिले और वो अपना देश छोड़कर बाहर चले जाएं, है ना। किंतु डॉक्टर प्रशांत क्या करता है? डॉक्टर प्रशांत विदेश ना जाकर एक पिछड़ा हुआ गांव जो कि मेरीगंज है वहाँ पर आता है। किस लिए? मलेरिया और काला आजार पर शोध करने के लिए, ठीक। कमली का प्रेमी है। कमली विश्वनाथ की पुत्री है जिसको वो बार बार बेहोश होते रहती है, ठीक। उसको मिर्गी के दौरे आते रहते हैं, उसी के लिए बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर प्रशांत को कमली के पास, और वहीं कमली को प्रेम हो जाता है डॉक्टर के साथ, ठीक। कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। क्या कहता है कमली को? ये राजकमल कहता है, ठीक। ध्यान रख लीजिएगा, डॉक्टर प्रशांत क्या कहता है कमली को? राजकमल। अब विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ प्रसाद कौन? कायस्थ टोली का मुखिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कायस्थ टोली का मुखिया कौन है? विश्वनाथ। अब ये बताइए मुझे कि कायस्थ टोली को राजपूत टोली क्या कहती थी, मुझे कमेंट में बताइए। राजा पारबंगा का मानपुर सर्किल का तहसीलदार है। कौन है? तहसीलदार कहाँ का है? तो पारबंगा, राजा पारबंगा का मानपुरी सर्किल का तहसीलदार है। ठीक, और ये कितने बीघे का काश्तकार है? 1000 बीघे का, 1000 बीघे जमीन है इसके पास, ध्यान रखेंगे। ठीक, किसके पास? विश्वनाथ प्रसाद के पास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में तहसीलदारी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। कहाँ शामिल हो जाता है? कांग्रेस में शामिल हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, नया तहसीलदार कौन बनता है? हरगौरी सिंह बनता है। ठीक, ये तहसीलदारी छोड़ देता है और क्या, तहसीलदारी से इस्तीफा दे देता है और कहाँ शामिल हो जाता है? कांग्रेस में शामिल हो जाता है। बालदेव, बालदेव कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ठीक, सुराजी, सुराजी माने स्वराज का समर्थक है। कौन? स्वराज के समर्थक कौन है? बालदेव। चंदनपट्टी नामक गांव का रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि वो चंदनपट्टी गांव का रहने वाला था, किंतु मेरीगंज अपनी मौसी के यहाँ आया था। 2 साल जेल में रह के आया है। ये कितने साल जेल में बिताकर आया है? तो यह 2 साल जेल में रहकर आया है। कौन? बालदेव। खादी पहनना है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। ये क्या पहनता है? खादी पहनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालदेव क्या पहनता है? खादी। ठीक, क्यों पहनता है? क्योंकि वो स्वराज्य का समर्थक है। ठीक, इसीलिए क्या पहनता है? खादी पहनता है। और जिससे भी मिलता था उससे क्या बोलता था? जय हिंद। ठीक, बावनदास, बावनदास कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ठीक, स्वराज्य का समर्थक है। स्वराज्य का समर्थक हमने पढ़ा, बालदेव भी है, ध्यान रख लेंगे। बालदेव और बावनदास 2 भिन्न भिन्न पात्र हैं। ठीक, बालदेव जो कि किसका समर्थक है? स्वराज्य का समर्थक है, और बावनदास भी किसका समर्थक है? स्वराज्य का समर्थक है। किंतु यह ध्यान रखेंगे कि गांधी का प्रतीक इसमें कौन कहलाया है? बावनदास कहलाया है। ठीक, क्योंकि अंत में बावनदास जो है मुकर जाता है बहुत सी चीज़ों में अपनी गवाही देने से। ठीक, किंतु बावनदास अकेले ही भिड़ जाता है दुलार चंद कापरा से, हम पढ़ेंगे। इसलिए ये क्या है? महत्वपूर्ण पात्र है और गांधी का एक तरह से मैं कहूँ तो प्रतीक है। बौने कद का व्यक्ति है। कैसा है? इसका कद कैसा है? बौना है। ठीक, हाइट ज़्यादा नहीं है। घोर नैतिकतावादी। एक बार चंदे के पैसे से जलेबियाँ खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित करता है। अब ये किस प्रकार का नैतिकता इसमें थी, यह ध्यान रखेंगे। एक बार क्या होता है कि चंदे का पैसा इकट्ठे करने को उसको बोला जाता है। ठीक, इकट्ठा करता है तो उससे क्या खा लेता है? जलेबियाँ खा लेता है। और कितने दिन तक फिर उपवास करता है? इसके लिए कि क्यों मैंने खा लिया, 2 दिन तक उपवास करता है। कौन? बावनदास। कपड़े, चीनी एवं सिगरेट को अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सामानों से लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचलकर मर जाता है। ठीक, कपड़े, चीनी, इसके साथ ही लड़कियों के अवैध व्यापार होते हैं, दुलार चंद कापरा जो कि करता है। ठीक, और इसी का विरोध करता है। कौन? इसी का विरोध करता है बावनदास। ठीक, जो कि दुलार चंद कापरा लगभग 100 बैलगाड़ियों से जाता है, किंतु बावनदास इसका विरोध करता है। ठीक, और ये जो है इतने माल से लदी बैलगाड़ियों के नीचे आ जाता है और कुचलकर मर जाता है। ठीक, कालीचरण कौन है? सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है। बावनदास, बालदेव, ठीक, ये कौन? अभी तक कांग्रेस पार्टी के। अब कालीचरण कौन है? सोशलिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ठीक, युवा वर्ग का प्रतिनिधि, साहसी, शोषण का विरोध करने वाला है। कौन? कालीचरण, ध्यान रखेंगे। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ से फरार हो जाता है। डकैती के झूठे आरोप में इसको जेल हो जाती है, किंतु वो भाग जाता है वहाँ से। ठीक, कौन? कालीचरण। कमली कौन है? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री। ठीक, और प्रशांत की प्रेमिका, बाद में चल के पत्नी भी बन जाती है। ठीक, रोज शिव पूजन करती है। ठीक, क्या करती थी? शिव जी की पूजा करती थी।
किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज करने के कारण ही डॉक्टर से इसका परिचय होता है। ठीक, जब डॉक्टर आता है तो वही कमली का इलाज करता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन? लक्ष्मी मठ की दासिन है। मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित भी है। कौन, किसका शोषण किया जाता है? लक्ष्मी दासिन का। ठीक, बाद में बालदेव के साथ रहने लगती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बाद में कौन किसके साथ रहने लगती है? लक्ष्मी दासिन बालदेव के साथ। महंत सेवादास, महंत सेवादास कौन है? मेरीगंज के मठ का महंत है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरीगंज के मठ का महंत कौन है? तो सेवादास है। पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था, पर लक्ष्मी दासी को लाने के बाद से लोग बुरा भला कहने लगे थे। ठीक, लक्ष्मी दासी इनको ले आता है और उसका शारीरिक मानसिक शोषण भी करता है। कौन? सेवादास। प्यारू, प्यारू कौन है? डॉक्टर प्रशांत का सहायक है, डॉक्टर प्रशांत का नौकर है। कौन? प्यारू, ध्यान रखेंगे। ठीक, प्यारू महत्वपूर्ण पात्र है। पहले रोहताहाट स्टेशन में एक होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ 5 साल की नौकरी कर चुका है। ध्यान रखेंगे। ठीक, पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास नौकरी कर चुका है, 5 साल की नौकरी। रौदी बूढ़ा, थर्ड जेंडर, दही बेचने का काम करता है। कौन? रौदी बूढ़ा। ठीक, चाल चलन और बोलने का तरीका औरतों की तरह है। किसका? रौदी बूढ़ा का। ठीक, ध्यान रख लेंगे। लरसिंह दास, यह कौन है? लरसिंह दास मठ में आचार्य गुरु के आने का संदेश लेकर आता है, परंतु लोभ में आकर महंत पाने की कोशिश में लग जाता है। लरसिंह दास जो है ये आचार्य गुरु के मठ में आचार्य गुरु के संदेश तो लेकर आता है, किंतु आकर वो किस चक्कर में पड़ जाता है? महंत बनने के चक्कर में पड़ जाता है। कौन? किंतु इसको मार कर भगा दिया जाता है। ठीक, किसको? लरसिंह दास को। ध्यान रख लेंगे। सुमरित दास कौन है? सुमरित दास बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। बेतार की खबर उपनाम से कौन जाना जाता है? बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है सुमरित दास। ठीक, तहसीलदार विश्वनाथ का रोटियां गवाह, गवाही रोटी खाने वाला है। अब ये ध्यान रख लेंगे कि हम इसको जब हम राग दरबारी पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि इस प्रकार के पात्र हैं। ठीक, जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, आज भी वो इस प्रकार की चीज़ें प्रचलित हैं। जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? एक अपना गवाह रखते हैं। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। वह क्या करते हैं? अपना गवाह रखते हैं। ठीक, और वो क्या करेगा? जाके गवाही देगा कि हाँ मैंने देखा है ये घटनाएं इस प्रकार घटित हुई हैं। ठीक, किंतु उसने वास्तविक रूप में देखा नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, वास्तविक रूप में वो जानता नहीं है कुछ भी, किंतु जाकर अदालत में गवाही क्या देगा कि हाँ जब ये घटनाएं घटित हो रही थी तब मैं वहाँ पर था। ठीक, तो इस प्रकार क्या होता है? बड़े बड़े लोगों के गवाह होते हैं। तो उसी प्रकार तहसीलदार विश्वनाथ का गवाह कौन है? सुमरित दास। पार्वती की माँ, अधेड़ उम्र की स्त्री जिसके गांव के लोग डायन मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इसको। पार्वती की माँ जिसको डॉक्टर क्या मानता है? अपनी नानी मानता है। ठीक, और किंतु इसको गांव के लोग क्या मानते थे? डायन मानते थे। इसकी सभी लोगों के घर के सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इसी कारण इसको लोग क्या मानते हैं? डायन मानते हैं। ठीक, क्या नाम है इसका? पार्वती की माँ। हीरू नामक चरित्र द्वारा इसी शक से उसकी हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? हीरू नामक चरित्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलितर कर्मकार, चलितर कर्मकार कौन? क्रांतिकारी है, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है, बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। कौन? चलितर कर्मकार। ध्यान रख लेंगे कि कौन बम पिस्तौल बंदूक चलाने में माहिर है? तो चलितर कर्मकार है, साथ में वो क्रांतिकारी है और सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। चुन्नी गोसाई, चुन्नी गोसाई कौन है? बालदेव और बावन दास के साथ सुराजी बना था। ठीक, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। बाद में सोशलिस्ट पार्टी जो कालीचरण जिसका समर्थक था, ठीक, उसी में कौन चला जाता है? चुन्नी दास।
किंतु पहले कहाँ होता है, कांग्रेस में होता है। ठीक, इसके अलावा गौड़ पात्र कौन कौन से आते हैं, जो छोटे छोटे पात्र हैं, तो वह पात्र हैं रामदास, ठाकुर राम कृपाल सिंह, खिलावन यादव, ज्योतिखी काका, मंगला जो कि कालीचरण की प्रेमिका है, आभा रानी फुलिया जिसके माता पिता द्वारा उसका एक तरह से मैं कहूँ कि उसका शोषण करवाया जाता है, किंतु बाद में इसको प्रेम हो जाता है ड्राइवर से। ठीक, इसकी भी कहानी बहुत ही मार्मिक है। राम पियरिया, वासुदेव, तहसीलदार हरगौरी, WG मार्टिन, सोमा जट, खलासी से ही विवाह होता है किसका, फुलिया का, राम किशन बाबू, नीलोत्पल, राम नारायण उधोजी भगत, राम बरन केथरी, सतकौड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सनिया मरमू, राजो लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मालिक, सुनाई यादव, ये सभी किसी किसी पात्र द्वारा प्रयोग किए जाते हैं नाम। ठीक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरखुर तेली, नागा बाबा, भोला बाबू आदि बहुत से पात्र हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लगभग 256 पात्र हैं। ठीक, अब संक्षिप्त में कथा वस्तु को जान लेते हैं, क्या कथा वस्तु यहाँ घटित होती है। ठीक, मैला आंचल में मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से मेरीगंज में हो क्या रहा है यह तो बताते ही हैं फणीश्वरनाथ रेणु, किंतु इसके साथ क्या बताते हैं, इसके साथ जो प्रतिक्रिया है ग्रामवासियों की, जो कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उन घटनाओं पर, वह भी हम इस उपन्यास में देख पाएंगे। ठीक, गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा है, जैसे कि मैंने बताया कि कई टोलों में बटा है और सभी टोलों के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और अपनी जाति को श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा वैमनस्य व्याप्त है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र उपन्यास में है। बालदेव जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का है। ठीक, हम राजनीतिक रूप से कुछ पात्र को यहाँ सक्रिय देख सकते हैं, जो कि बालदेव 2 साल जेल में रहकर आया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कालीचरण जो कि सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य है। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती है यहाँ पर। ठीक, किस प्रकार हम आगे देखेंगे। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम क्या रखा था, मेरीगंज रखा था। ठीक, लेकिन यहाँ आते ही उसकी पत्नी मलेरिया से मौत हो जाती है। उसकी पत्नी मेरी, जिसके नाम पर मेरीगंज का नाम बदल जाता है, मेरीगंज हो जाता है नवाबी तड़बन्ना से, किंतु यहाँ आते ही उसको किस बीमारी से मृत्यु हो जाती है, मलेरिया से। मार्टिन की ही दी हुई जमीन पर मलेरिया और कालाजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है और उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं कौन, डॉक्टर प्रशांत। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, जो मलेरिया सेंटर बना है उसमें डॉक्टर के तौर पर नियुक्त होकर कौन आता है, तो डॉक्टर प्रशांत आते हैं। ठीक, रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है और दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। ठीक, गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है। ठीक, जिसका प्रमुख महंत कौन है, सेवादास। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनकर लक्ष्मी को मठ पर रख लेता है। किसको, 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनाकर किसको रख लेता है, लक्ष्मी को। ठीक, महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता है और वह भी तब से जबकि वह 15 साल की बच्ची थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा कि जो दासी ने उसकी लक्ष्मी, उसके साथ महंत
कितने वर्ष से बनाता है? जब वो बच्ची थी तभी उसे ले आता है महंत, ठीक। और 15 साल की बच्ची से ही वो क्या बनाता है? यौन संबंध बनाता है, ठीक। 50 साल का महंत। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर चलने वाले कुकर्म का पोल भी खोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। है तो कबीर पंथी, किंतु जो कार्य कबीर ने मना किया है, जो कार्य एक तरह से वर्जित है, वही सभी कार्य। और जैसा कि वो कहते हैं कि माया महाठगनी, तो और वो माया में ही पड़ा है, और यहाँ तक कि 15 साल की बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे जो कुकर्म होते हैं मठों में, ठीक, उस पर भी रेणु ध्यान केंद्रित कर रहे हैं पाठक वर्ग का। बालदेव और बावनदास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज के इच्छुक हैं। कौन? बालदेव और बावनदास किसके कार्यकर्ता हैं? कांग्रेस के, और स्वराज पाने के इच्छुक हैं। बालदेव तो खद्दर पहनता भी है। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं। दोनों कहना उचित उतना नहीं लगता है जितना कि बावनदास तो प्रतीक के रूप में भी है। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उस समय जो भी घटनाएं घट रही थी उसमें गांधी जी सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है, ठीक। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में किया गया है, और किस में है? दूसरे खंड में किया गया है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है, और ये सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। कौन बताता है? ये सभी कि गांधी जी की मृत्यु हो चुकी है। गांधी जी की मृत्यु ना कह के मैं कहूँगी हत्या हो चुकी है। कौन बताता है यह खबर? कमली। कहाँ से सुनती है? वह रेडियो से सुनती है और सभी को बताती है, और सब फिर रोने लगते हैं, ठीक। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेटकर प्राणोत्सर्ग दे देता है। कौन? बावनदास। ध्यान रख लेंगे, ठीक। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धारण करके बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के पहले जो भी अनैतिक कार्य जिन्होंने किया है, अवैध कार्य किया है, वो आज़ादी के बाद किस प्रकार बड़े बड़े उनको पद प्राप्त हो गए हैं, वह भी इस उपन्यास में हम देख सकते हैं, ठीक। इस तरह यह संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं को मिलाकर बना है। कुल मिलाकर अंचल की समस्याओं का परिचय देते हुए गांव वालों में परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाते हुए मैला अंचल हमारे सामने आता है, ठीक। अब इसका प्रमुख उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो पंक्ति है ये भूमिका से उद्धृत है, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछा भी गया है कहाँ से उद्धृत है, तो भूमिका से, ठीक। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पंक्ति दे देता है और पूछता है कि डॉक्टर प्रशांत विश्वनाथ प्रसाद, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, तो कौन होगा? लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंक्ति भी है, ठीक। कि क्या है इस उपन्यास में? अच्छाई भी है, बुराई भी है, ठीक। गुलाब है तो कीचड़ भी है, ठीक। सभी चीज़ें इस उपन्यास में लेखक ने चित्रित किया है, ठीक, जिससे दामन बचाकर लेखक निकल नहीं पाए। सभी परिस्थितियों का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं। सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दब जाता है, ठीक। पंचायत में क्या? सभी लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी को, सभी अपनी बात बोलना चाहते हैं, ठीक। और इससे क्या होता है? बात दब जाता है। यह अस्पताल अभी तो
मालूम अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाया जाएगा तो समझना। शिव हो शिव हो। देखिए, जब ये प्रसंग उस समय आता है जब गांव में मलेरिया सेंटर बन रहा है, ठीक, और उसमें डॉक्टर प्रशांत यहाँ पर डॉक्टर बनकर आए हैं, ठीक। किंतु जो ब्राह्मण लोग हैं इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो कि उनका पोथी पत्रा नहीं चलेगा, ठीक, कि उनको बहुत से इसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, इसने काला जादू कर दिया है, इसने भूत प्रेत तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, इतने पैसे दो, इतने ये करो। तो ये सारी चीज़ें ब्राह्मण लोगों की चलेगी नहीं, ठीक। इससे उनको पैसे प्राप्त होंगे नहीं। इसी कारण वो क्या करते हैं, जो अस्पताल होता है, जो मलेरिया सेंटर होता है, उसका विरोध करते हैं, ठीक। और जब गांव में हैजा फैल जाता है तो क्या किया जाता है कि गांव के कुएं में उसको ख़त्म करने के लिए दवा डाला जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण कहते हैं कि ये हैजा फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक। महात्मा जी खुद मैला साफ करते हैं। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोग को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। कौन कह रहा है? ये बालदेव का कथन है, ठीक, ध्यान रख लेंगे। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथ में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहा की सणसी, ठीक, कहा गया है। ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? मैला आंचल से। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मठाधीश सेवादास कहते हैं, ठीक, कि रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वाले की भी जाति होती है। अब यहाँ जब डॉक्टर प्रशांत बनकर आते हैं डॉक्टर, ठीक, तो आते ही गांव के लोग उनसे क्या पूछना शुरू कर देते हैं कि आप किस जाति के हैं, ठीक। तो डॉक्टर क्या कहता है कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ठीक, हिंदुस्तानी मेरी जाति है। तो लोग क्या कहते हैं कि जाति बहुत बड़ी चीज़ है और जात पात ना मानने वालों को भी जाति होती है, ठीक। भावुकता का दौर भी एक खतरनाक रोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। पूछा गया है कि भावुकता का दौर भी एक खतरनाक रोग है, ठीक। किस उपन्यास से उद्धृत है यह पंक्ति? तो मैला आंचल से उद्धृत है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ यह कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह कौन कह रहा है? डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं। ये डॉक्टर प्रशांत और उनकी शहर में रहने वाली एक मित्र ममता, ठीक, ममता के बीच पत्राचार होते रहता है, ठीक। और ममता को गांव में क्या समस्याएं हैं, क्या क्या यहाँ चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में ममता को बताते रहते हैं। कौन? डॉक्टर प्रशांत। तो यह जो है पत्र लिख रहे हैं, कौन? डॉक्टर प्रशांत। और किसे पत्र लिख रहे हैं? अपनी शहर में रहने वाली उसकी मित्र है ममता, उसको पत्र लिख रहे हैं, ठीक। कौन लिख रहा है ये पत्र? डॉक्टर प्रशांत लिख रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं। तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी खोपड़ियों में जिंदगी के मधुर रस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता में मचलकर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर, ठीक। किससे उद्धृत है? ये मैला आंचल से उद्धृत है। विद्यापति के गान आदि के संबंध में बात आए तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि हमारे सिलेबस में मैला आंचल के संबंध में ही बात की जा रही है, ठीक। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रख लेंगे, ठीक। किस उपन्यास से उद्धृत है? यह उपन्यास
मैला आंचल से उद्धृत है। ठीक, कि जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रख लीजिएगा। महंगी पड़े या महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही पड़ेगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और काला अजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। ठीक, बिहार की पृष्ठभूमि पर है, तो वहाँ बिहार में जो है होली को बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ठीक, तो उसी के संबंध में यहाँ बातें हो चल रही हैं। सरकारी उर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं है। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़। जोगी जी सर, ये किस उपन्यास से उद्धृत है, ध्यान रखेंगे तो ये मैला आंचल से। ठीक, चरखा कातो खद्दर पहनो, रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोल सुराजी बोली। गावत गांधी राग मनोहर, ये ध्यान रख लेंगे कि ये गीत कहाँ किस उपन्यास में है, तो ये मैला आंचल में है। क्या है देख लीजिए। गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद का जिक्र है। ठीक, गूजल भारत अमहाई रे, होरिया आई फिर से, वीर जमाहिर शान हमारो, जय प्रकाश जैसे भाई रे, होरिया आई फिर से। ये आपस में यहाँ ये सारी स्लाइड में आपस में लोग फागु जो होली में आपस में लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। ठीक, बहुत से नृत्य होते हैं, गीत गायन होते हैं, वही सब की पंक्तियाँ हैं। आज वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीड़ फाड़ कर हमें जिसे हम नहीं पा सकते, वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एड्रेनलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। यह ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर प्रशांत के संबंध में कहा गया है। ठीक, तो उनको जो है विश्वास नहीं होता था प्रेम के संबंध में। ठीक, किंतु जब उनको कमरे से प्रेम होता है तब उनको समझ में आता है कि हार्ट नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक, जिससे और दिल क्या है, वह मंदिर है जिसमें जो आदमी के अंदर, जिसमें क्या होता है, आदमी के अंदर की देवता वास करती है। ध्यान रख लेंगे, महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले में वह दुनिया को चकाचौंध कर दे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कि क्या होता है कि सभी को क्या चाहिए, अपना एक इतिहास चाहिए होता है जिसके आगे दुनिया में वह क्या करे, चकाचौंध पैदा कर दे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कहाँ से ली गई है, मैला आंचल से। धरती माता अभी स्वर्ण चला है, गेहूं की सुनहली बालियों में, भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती हैं। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहरे पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहरी लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ, सरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमली नदी के गड्ढे। ध्यान रखेंगे यहाँ एक कमली नदी का जिक्र आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाता है। किस प्रकार रूढ़िवादी ये सोच है कि
और हम उस उपन्यास को पढ़ेंगे तो यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ रेणु जी कहते हैं कि जो मिथिलांचल में स्त्रियाँ जो है ऐसे सुंदर होती हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है, परंतु किस आधार पर कहा जा रहा है मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक, कि और यहाँ कहा जा रहा है कि लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के खूंटे में चले गए। मौसी जो कि मैंने बताया कि जिसके हीरू जिसको मार देता है, ठीक, जो कि डायन समझता है, लोग पूरा गांव उसको डायन समझता है, ठीक, क्योंकि उसके घर में सभी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये सारी समस्याएं पहले व्याप्त थी। ठीक, अब किसी के घर में मान लेते हैं सभी सदस्यों की मृत्यु हो जा रही है, कोई एक व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति बच जा रहा है, तो इसमें उसकी क्या गलती है ना। तो वही स्थिति मौसी की होती है, जब सब लोग मर जाते हैं तो उसके घर में मर जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, पूरा समाज उसको डायन बोलता है। ठीक, और अंत में तो उसको मार भी दिया जाता है हीरू के द्वारा। मैं आप लोगों की मीठी बातों में भूलना नहीं चाहता, वह कांग्रेस का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। कालीचरण जो कि किसका समर्थक है, किसका समर्थक है, कम्युनिस्ट का। ठीक, रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिवजी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके विपरीत है डॉक्टर प्रशांत, ठीक, जो कि जिसको विदेश जाने का भी प्रस्ताव मिलता है, किंतु वह एक गरीब गांव में आता है ताकि वह मलेरिया और कालाजार पर शोध कर सके और वहाँ के जो गांव वाले हैं उसको राहत पहुंचा सकें। ठीक, एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। ठीक, ध्यान रख लेंगे। अरे जिंदगी है किरांती में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात क्या है? जात दो ही हैं। ये जात के संबंध में कहा जा रहा है और जात के संबंध में ये कहा जा रहा है कि जात कितने हैं? जात दो ही हैं। ठीक, और कौन कौन सा जात है? एक गरीब और एक अमीर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों शुद्धितों को अनुशासन में बांध रखा है। ठीक, कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। कानून बनाने के पहले ही क्या होता है? कानून बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। क्या करेगा यह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैगेनेट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल कर घुल कर मरने के लिए जिन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा जी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मार देने की सलाह दी थी। वह नए संसार के इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यह इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। ठीक,
डॉक्टर का रिसर्च पेपर पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली। ठीक। गरीब और जहालत, इस रोग के दो कीटाणु हैं। क्या? गरीब और जहालत का जीवन ही क्या है? यहाँ के इस रोग के दो कीटाणु हैं। यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधे हैं ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खूंखार हैं ये। पेट, यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर दिया है कि ये च्यों तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरीगंज के गांव वालों के संबंध में ये बातें कह रहा है डॉक्टर प्रशांत। ठीक। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, जर्मन वाला का सीआईडी है एक यह डॉक्टर यहाँ के लोगों को, यह डॉक्टर से मतलब डॉक्टर, ठीक, यहाँ के लोगों को सुई भोंककर कमज़ोर करने का काम करता है। ये देख लीजिए, यह जो है वहाँ के लोगों में किस प्रकार की अशिक्षा व्याप्त थी। जब डॉक्टर प्रशांत कार्य करने आता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि हाँ ये जो है सुई देकर क्या कर रहा है, यहाँ के लोगों को कमज़ोर बना रहा है। ठीक। कुएं में दवा डालकर सचमुच क्या कर रहा है, हैजा फैला रहा है। जर्मन वाला एक पार्टी है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। डॉक्टर को क्या बताया जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी बताया जा रहा है। ठीक। वहाँ के लोग बता रहे हैं। ठीक। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी ही सीमा रेखा है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बंगाल है वो उसको विभाजित कौन करता है, नागर नदी। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। पहले ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक। किंतु अभी ये आज़ाद हो चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डेगों में नाप लिया है। ध्यान रख लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, 52 दास जो कि गांधी का प्रतीक है, और जब दुलार चंद कापरा अवैध व्यापार करता है तो उसे रोकने का कार्य करता है, किंतु कुचलकर मार दिया जाता है। ठीक है। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर शाह ने कहा, नदी में ही डाल दो। किसको? 52 दास के लाश को। इसकी झोलवी को पार दरख्त से लटका दो जल्दी। ठीक। किसकी झोली को? जो 52 दास की झोली को। ठीक। नागर की धारा ठहात कलकत्ता उठी। सिपाही खैजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। ठीक। और उस गिलास को फेंक देता है नागर की धारा में। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से, लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। ठीक। ये कमला और प्रशांत का प्रसंग है। कमला क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। जब कमला को देखने के लिए जब आरंभ में डॉक्टर आता है, ठीक, तो उसकी बीमारी का इलाज करता है और कमला को डॉक्टर से प्रेम हो जाता है। ठीक। डॉक्टर को भी कमला से प्रेम हो जाता है और कमला गर्भवती हो जाती है। ठीक। लेबोरेटरी, विशाल प्रयोगशाला, ऊंची चार दीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साये में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है।
मारात्मक विध्वंस और सर्वनाश शक्ति के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महान अंधकार, बस वाष्प, प्रकृति, पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। किस उपन्यास से उद्धृत है? ध्यान रख लेंगे, ये महिला आंचल उपन्यास से उद्धृत है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्ति बमों में भी नहीं। मानव को क्या है? मानव को पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्ति बमों में भी नहीं। पागलों, आदमी आदमी है, गिनी पिग नहीं। सबरी ऊपर मनुष्य सत्य, सवारी ऊपर मानुष सत्य। किसका है? ये प्रशांत का चिंतन है, ध्यान रखेंगे, ठीक। कलीमुद्दीन घाट पर चिथड़िया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। कि किसका चिथड़ा है? यह ध्यान रख लेंगे कि ये करीमुद्दीन घाट पर किसका चिथड़ा लटकाया है? चिथड़िया पीर पर ये बावन दास का चिथड़ा लटका दिया जाता है, ठीक। उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। और किस प्रसंग में वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। और उसकी जो झोली होती है उसे वहाँ पर लटका दिया जाता है, ठीक। ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा गया है कि कहाँ लटका दिया जाता है? कलीमुद्दीन घाट पर, ठीक। क्या कहलाता है वह? चिथड़िया पीर, ठीक। अब यहीं पे क्लास समाप्त होता है। कैसा लगा क्लास आप लोग बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक। अब लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ लिंक को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।